नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम चुनाव के मौसम में हैं। चुनाव भले ही दो राज्यों में हो, वो चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि हरियाणा में चुनाव हुए। हरियाणा के चुनाव को लेकर और कश्मीर के चुनाव को लेकर दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां और बाकी पार्टियां भी बहुत सक्रिय रहीं। और चूंकि अब समय जो है मीडिया का है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उन राज्यों में जाके देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और बाकी जो नेता कहते हैं, पूरा देश सुनता है कि इस समय चुनाव भला ही किसी एक राज्य में हो, पर उसके बहाने पूरे देश में कई तरह की बातचीत होती है, कई तरह के बोल वचन होते हैं और ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती है जो कई बार मन में खटास पैदा करती है और धीरे धीरे लगता है कि नेता क्या सोच रहे हैं या राजनीतिक दल चुनाव में किस स्तर पर जा रहे हैं। अब चुनाव है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो है देश का सबसे विकसित राज्य है, जहां पर 288 सीटों के लिए चुनाव होना है और महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार रही है। एक गठबंधन शिवसेना के साथ था, बीजेपी का मिलकर चुनाव लड़े थे। बाद में जो है शिवसेना से पटी नहीं और शिवसेना दो भागों में विभक्त हो गई। एक भाग जो है वो टूटकर बीजेपी के साथ मिल गया और उसने सरकार बना ली। और जो बाल ठाकरे की शिवसेना थी, जिसमें उनके बेटे उद्धव ठाकरे थे, वो ठगाए से खड़े रह गए, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक जो हैं वो दूसरे गुट के साथ चले गए और ऐसे में उनका सिंबल भी जाता रहा। पर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। तो कांग्रेस हो, एनसीपी में भी दो भाग हुए। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने जो है एनसीपी के एक धड़े को अपने से अलग ले गए। तो शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, ये मिलकर इन्होंने चुनाव में इस बार जो है वो बीजेपी की बढ़त को रोका और लोकसभा में एक झटका लगा। इससे कांग्रेस और बाकी गठबंधन का मनोबल महाराष्ट्र में बढ़ा। इस बीच में महाराष्ट्र में बहुत सारी घटनाएं हुई। अभी बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई, वो मामला भी गरमाया है। तो महाराष्ट्र जो है वो देश की राजनीति में बहुत प्रमुखता से बना होता है। और महाराष्ट्र में चूंकि किसानों की आत्महत्या भी बहुत हुई थी, महाराष्ट्र जो है राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है और गठबंधन की सरकार वहाँ पर चलती रही है। तो कभी बीजेपी की सरकार आती है, तो कभी कांग्रेस और गठबंधन की आई, फिर बीजेपी की आई। अब जनता ये देखना चाहती कि इस बार किस तरह से महाराष्ट्र में जो है वो चुनाव होंगे और किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो किसी भी तरह जो है वो सत्ता हासिल करे। पर सुनते हैं कि अभी बीजेपी और शिवसेना जो उनके साथ जो धड़ा मिला हुआ था, उसके बीच में कहीं ना कहीं जो शिंदे हैं उनके बीच अनबन की बात हो रही। इसी तरह की अनबन की बात जो है वो कांग्रेस और उसके गठबंधन के बीच दिखती है, क्योंकि जहां गठबंधन होता है वहां सीटों को लेकर बहुत बार दलों में आपस में पटती नहीं। अभी जब हरियाणा में कांग्रेस बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी और जिस तरह से वो चुनाव हारी, तो बाकी विपक्षी दलों ने कांग्रेस पे सवाल किया। आप पार्टी जिसके साथ पूर्व में उनका समझौता था, वहां उन्होंने आपको किसी तरह की तवज्जो नहीं दी। यह अलग बात है कि आपको एक भी सीट नहीं मिली, पर आप पार्टी ने वोट तो काटा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ विपक्षी एकता की बात होती है और दूसरी तरफ जब सीटों के बंटवारे की बात आती है तो राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं। अब दूसरा राज्य है झारखंड। झारखंड में चूंकि क्षेत्रीय दल छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो शिबू सोरेन है, उनका जो परिवार है, वो चाहे हेमंत सोरेन हो, ये दल जो है लगातार झारखंड में इनका वर्चस्व होता है। वहाँ पर बीजेपी के साथ इनकी गहमा गहमी है। और अभी बीच में हमने देखा कि हेमंत सोरेन को किसी एक मामले में जेल भी जाना पड़ा और उन्होंने चंपा सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बनाया। पर वो जैसे ही जेल से बाहर जमानत हुई तो उन्होंने चंपा सोरेन से इस्तीफा देने कहा। इससे चंपा सोरेन जो है वो उनकी महत्वाकांक्षा भी जाग गई थी और वो नाराज हो गए और उन्होंने जो है वो बीजेपी के साथ अब जा मिले हैं। और निश्चित रूप से झारखंड के चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। झारखंड में भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बीजेपी ने बनाया। उनको लगता है कि यहाँ के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार में, चूंकि झारखंड जो है प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है, जहाँ पे कोयला बड़ी मात्रा में, खनिज बड़ी मात्रा में है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की नज़र भी झारखंड पे रहती है। इसके अलावा जो उपचुनाव होना है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण रायपुर है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र रायपुर का, वहाँ पर
जो विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने वो सांसद बन गए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो वो वहाँ भी चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पे होना है। और ऐसा अगर हम देखें तो पूरे देश में 48 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है और 2 लोकसभा सीट है जिसमें राहुल गांधी वायनाड की सीट से इस्तीफा दिया है, तो वहाँ पर भी चुनाव हो रहा है, नांदेड़ में भी चुनाव हो रहा है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे देश में अभी नवंबर में, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। तो चाहे 13 नवंबर को झारखंड में पहले फेज का चुनाव हो या 20 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ दूसरे फेज का चुनाव हो या विधानसभा 48 विधानसभाओं के चुनाव हो, तो एक माहौल जो है पूरा चुनावमय रहेगा। ऐसे में चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा, चलिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं कि आज उन्होंने किस तरह से चुनाव की तारीखों की घोषणा की। झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस, झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। तो आपने सुना कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जैसा बताया कि महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होगा 20 नवंबर को, वहीं झारखंड में चुनाव 2 चरण में होंगे 13 और 20 नवंबर को। इन दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी संगठन को, दल को जो है गठबंधन को 145 सीटें चाहिए। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी को भी 42 सीटों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों में उपचुनाव की घोषणा हुई है। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। इनमें 2 चरणों में उपचुनाव होंगे। 2 लोकसभा सीटों पर जो है विस्तार से बात करें तो केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग हुए, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा में 20 नवंबर को वोट डालेंगे। इन सभी उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को एक साथ आएंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि अब एक बार फिर देश को बहुत सारे नेताओं के अलग अलग तरह के भाषण सुनने मिलेंगे और उन राज्यों में किस तरह की राजनीति हो रही है उसके बहाने एक दूसरे पर तीर निकाले जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। और गठबंधन की राजनीति चूंकि महाराष्ट्र में होना है तो गठबंधन को लेकर भी निश्चित रूप से बात होगी। बात यह भी हुई थी अभी हाल ही में कि हमने देखा कि जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में जो एक देश एक चुनाव के लिए जो समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट के बाद ये तय हुआ कि 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में चुनाव चूंकि पहले हुए थे तो जहां अभी चुनाव की तारीख आ गई वहां चुनाव होगा और ये सिलसिला चलेगा। अब आने वाले समय में ये कवायद की जाएगी कि यदि 2024 में जो चुनाव हुए हैं वो 2029 में तो 5 साल हो जाएंगे या थोड़ा आगे पीछे रहेगा, पर इसके बाद जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां पर क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होना है तो दिल्ली के चुनाव में किस तरह की स्थितियां बनेगी या बाकी राज्यों में जहां कहीं भी चुनाव है वहां किस तरह की स्थिति बनेगी। और क्या अब ये देश जो है गठबंधन की राजनीति में जाएगा, क्या दल जो है उनको अब गठबंधन के साथ ही सरकारें बनानी पड़ेगी, या भाजपा या कांग्रेस अभी भी ये समझती हैं
कि वो अपने ही बूते सरकार बनाएगी, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कि भाजपा की अपनी सरकार है, उसको ज़्यादा गठबंधन नहीं करना पड़ रहा है। पर केंद्र में जो अभी तीसरी बार मोदी सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन धर्म में बहुत सारी सीटों के साथ और बहुत सारे मंत्री पद के साथ समझौते करने पड़ते हैं। तो देश की राजनीति में इस समय चुनाव का माहौल है, और ये चुनाव में बीजेपी अभी थोड़ी आसान्वित है, क्योंकि हरियाणा में उसने तीसरी बार जीत दर्ज की है। सारे जो एग्जिट पोल थे उसको फेल कर जब रिजल्ट आए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा इस तरह से चुनाव जीतेगी, और भाजपा ने चुनाव जीता। भाजपा हर समय चुनाव प्रबंधन को लेकर बहुत सतर्क रहती है। उसके साथ आरएसएस जैसा काडर भी है जो लगातार जमीनी स्तर पे जाके काम करता है। बाकी दल जो है वो चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, और कई बार उनके मतभेद जो है वो हमको दिखाई देते हैं। हरियाणा में ये बात लोगों को समझ में आई कि कांग्रेस जो जीतते जीतते हारी, तो कहीं शैलजा और हुड्डा के बीच की लड़ाई थी, कहीं आपसी द्वंद्व था, और उधर दूसरी तरफ भाजपा जो है पूरे एकजुट होकर केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर चुनाव लड़ रही थी। उसके पास धनबल भी था, उसके पास जनबल भी था, और उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको हम चुनावी स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो अब निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी ये बात होगी, और झारखंड में भी होगी, और बाकी विधानसभा और लोकसभा सीटों में भी होगी। वायनाड की सीट जो है वो सबकी नज़र उस पर रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी उस सीट से जीते थे। अब सुनते हैं कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, तो ये एक राष्ट्रीय चुनाव की तरह होगा, क्योंकि भाजपा चाहेगी कि वो गांधी परिवार को एक बार शिकस्त दे और बताए कि वायनाड उनकी मतलब वो परंपरागत सीट नहीं है। जिस तरह अमेठी में एक बार उन्होंने चुनाव जीत के बताया था, भले इस बार जो है वहाँ से चुनाव जो है स्मृति ईरानी हार गई, और गांधी परिवार के जो नज़दीकी थे वो चुनाव जीते। तो ये चुनाव जो है दोनों राज्यों के, कहने को दो राज्य के चुनाव हैं, पर चूंकि इसके साथ बाकी विधानसभा, देश भर की बहुत सारी विधानसभा सीटों में जो खाली हैं वहाँ चुनाव हो रहा है। तो हर राज्य में, छत्तीसगढ़ में भला ही एक विधानसभा हो, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा हो, चाहे बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटें हों, तो ये चुनाव कहने को कुछ राज्यों का है, पर इसका की जो अनुगूंज है वो हमको पूरे देश में सुनाई देगी, और मीडिया जो है वो ये बताएगा कि मानो ये पूरे देश का चुनाव है। और नेता अलग अलग मंचों से जो बात करेंगे वो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो सारी बातें होगी, चाहे उसमें जातिगत गणना की बात हो, धार्मिक अस्मिता की बात हो, धर्म की बात हो, संप्रदाय की बात हो, तो बहुत सारा जहर फिर उगला जाएगा, बहुत सारे आश्वासन दिए जाएंगे, और ये बताया जाएगा कि अगर हम आए तो हम ये करेंगे, हम आए तो हमने ये किया। फिर बात आएगी ईवीएम मशीन पर, तो बहुत सारे मुद्दे जो दफन हो गए थे अभी थोड़े दिन के लिए, वो फिर से उभर कर आएंगे। तो एक बार देश को फिर से बहुत सारी चुनावी भाषणबाजी सुनने मिलेगी, जुमले सुनने मिलेंगे, बहुत सारे आश्वासन मिलेंगे, बहुत सारी गारंटी मिलेगी, और नेता एक दूसरे पे गरियाते मिलेंगे। नमस्कार।